स्टील सुनने में तो बस एक धातु लगती है ना? लेकिन असल में ये किसी भी देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी होती है। और आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने जा रहे हैं, एक स्टील के फीनिक्स की कहानी, एक ऐसी विशाल कंपनी की जो अपनी ही राख से दोबारा उठ खड़ी हुई। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े और शायद सबसे नाटकीय इंडस्ट्रियल टर्नअराउंड में से एक की। सोचिए, जब हम तेज रफ्तार ट्रेनें देखते हैं या वो आसमान छूती इमारतें, तो हम असल में देख क्या रहे होते हैं? हम स्टील की ताकत देख रहे होते हैं। यही तो है हमारे मॉडर्न इंडिया का ढांचा। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी ढांचे की सबसे मजबूत कड़ी टूटने की कगार पर आ जाए? क्योंकि भारत के स्टील साम्राज्य के दिल में एक बहुत बड़ा तूफान दस्तक दे रहा था। 50,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये वो पहाड़ जैसा कर्ज था जिसने भारत के सबसे बड़े स्टील साम्राज्यों में से एक एसआर स्टील को लिटरली घुटनों पर ला दिया था। सिर्फ इस एक नंबर ने, आप यकीन मानिए, पूरे इंडस्ट्री में खलबली मचा दी थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी मजबूत कंपनी आखिर इस जाल में फंसी कैसे? चलिए सबसे पहले इसी पतन की कहानी को समझते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि कंपनी ने बहुत तेजी से, मतलब बहुत अग्रेसिव तरीके से एक्सपेंशन किया, लेकिन ठीक उसी वक्त मार्केट ने एक जबरदस्त झटका दे दिया। नेचुरल गैस की कीमतें आसमान छूने लगी और कंपनी का पूरा हिसाब किताब बिगड़ गया। और देखते देखते 2017 तक कर्ज का पहाड़ इतना बड़ा हो चुका था कि कंपनी दिवालिया हो गई। इसके बाद जो कानूनी लड़ाई शुरू हुई ना, उसने भारत के नए इंसॉल्वेंसी लॉ की सबसे बड़ी परीक्षा ली और ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक लैंडमार्क केस बन गया। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और इस कहानी में ट्विस्ट लेकर आए दो ऐसे हीरो जिन्होंने इस बर्बादी में भी एक सुनहरा मौका देख लिया। एक तरफ थी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल, मतलब यूरोपियन स्ट्रैटेजी और जबरदस्त स्केल, और दूसरी तरफ थी जापान की निप्पॉन स्टील, अपनी टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन के लिए मशहूर। तो सोचिए, जब वेस्ट का स्केल और ईस्ट का प्रिसिजन एक साथ आया तो एक ऐसी जोड़ी बनी जो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो ये सिर्फ एक डूबी हुई फैक्ट्री खरीदने का सौदा नहीं था, बिल्कुल नहीं। जैसा कि एक इंडस्ट्री एनालिस्ट ने कहा भी था, हजीरा प्लांट टेक्निकली एक हीरा था, बस फाइनेंशियली टूट चुका था। और इसे खरीदने का मतलब था दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टील मार्केट में एंट्री का एक गोल्डन टिकट। तो सवाल यह है कि आखिर इस पूरे टर्न अराउंड का राज क्या था? ऐसी कौन सी छिपी हुई ताकत थी जो इस नए मैनेजमेंट ने ढूंढ निकाली थी? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर ऐसा क्या खास था उस हजीरा प्लांट में जो आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील को दिख गया? वो कौन सा सीक्रेट वेपन था जो सबके सामने था लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था? और जवाब था इसका ट्रिपल टेक एडवांटेज। देखिए, हजीरा प्लांट दुनिया में शायद अकेला ऐसा प्लांट था जहां लोहा बनाने की 3 अलग अलग जनरेशन्स की टेक्नोलॉजी एक ही छत के नीचे मौजूद थी। एक तरफ पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस, दूसरी तरफ मॉडर्न कोरेक्स प्रोसेस और तीसरी एक बिल्कुल अलग मैट्रिक्स प्रोसेस। अब इसका असली मतलब क्या है वो समझिए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी के पास एक ऐसी कार हो जो पेट्रोल से भी चले, डीजल से भी और बिजली से भी। अब जिस भी फ्यूल का दाम कम होगा वो उसी से गाड़ी चलाएगा, है ना स्मार्ट? बस कच्चे माल के वॉलेटाइल मार्केट में ये फ्लेक्सिबिलिटी एएमएनएस का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित हुई। अच्छा, तो स्ट्रैटेजी तो कमाल की थी, लेकिन क्या ये फीनिक्स सच में अपनी राख से उठ पाया? चलिए अब देखते हैं इस टर्न अराउंड के जबरदस्त नतीजों को। देखिए, शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। सोचकर देखिए, एक तरफ भारत का जुगाड़ वाला वर्क कल्चर, दूसरी तरफ जापान का प्रिसिजन और तीसरी तरफ वेस्टर्न स्केल। इन तीनों को मिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन नए मैनेजमेंट ने सिर्फ ऊपर ऊपर से बदलाव नहीं किए, उन्होंने सेफ्टी को अपने कल्चर का सेंटर बनाया, पूरी की पूरी सप्लाई चेन को डिजिटलाइज कर दिया और स्टैलियन जैसे नए प्रीमियम ब्रांड्स भी मार्केट में उतारे। और नतीजा ये कि जो कंपनी कुछ साल पहले दिवालिया हो चुकी थी, वो अब एक कैश जनरेटिंग मशीन बन चुकी थी। आज ये प्लांट सालाना 9 मिलियन टन से ज्यादा स्टील बना रहा है। ये नंबर अपने आप में इस टर्न अराउंड की सफलता की पूरी कहानी कह देता है। लेकिन कहानी सिर्फ मुनाफे की नहीं है। एक ग्रेट कंपनी वो होती है जो अपने आसपास के समाज को भी साथ लेकर चले, और एएमएनएस ने बिल्कुल यही किया। प्रोजेक्ट दक्ष और प्रोजेक्ट आरोग्य जैसी पहलों के जरिए उन्होंने 25 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को सीधे तौर पर छुआ है, चाहे वो स्किल सिखाना हो या बेहतर हेल्थ केयर देना।
और हाँ, भविष्य की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबिलिटी। स्टील इंडस्ट्री पर हमेशा से एनवायरनमेंट को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तो इसका जवाब देने के लिए एएमएनएस अब ग्रीन स्टील की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा रही है। ग्रीनको के साथ उनकी पार्टनरशिप का लक्ष्य है 2030 तक अपने कार्बन एमिशन में 20% की भारी कटौती करना। तो अब आगे क्या? कंपनी का फ्यूचर प्लान कितना बड़ा है और ये भारत के भविष्य को बनाने में क्या रोल निभाने वाला है? आइए देखते हैं। फ्यूचर का जो टारगेट है वो सच में हैरान करने वाला है। प्लान ये है कि अगले 1 दशक से भी कम समय में प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग 3 गुना बढ़ाना है, मतलब 9 मिलियन टन से सीधा 25 मिलियन टन तक। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है। हजीरा प्लांट को दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन स्टील प्लांट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। आंध्र प्रदेश में एक और बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ये सारे कदम मिलकर एएमएनएस को आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक बहुत मजबूत स्तंभ बना रहे हैं। तो एक कंपनी जो कर्ज के बोझ तले लगभग खत्म हो चुकी थी, आज एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की राह पर है। एएमएनएस इंडिया की कहानी सिर्फ स्टील की नहीं है, ये कहानी है विजन की, स्ट्रैटेजी की और एक शानदार वापसी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडस्ट्रियल रीबर्थ का ये सफल मॉडल कहीं और भी दोहराया जा सकता है?